विज्ञान शिक्षण विधियों की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। प्रिंस आरएस एकेडमी के जो शिक्षण विधियों की हमारी क्लास चल रही थी उसमें आज अपन बात करेंगे विज्ञान शिक्षण विधि की अगली जो विधि हमारी है जिसका नाम है पैनल चर्चा। पैनल चर्चा का मतलब है कि छात्र आपस में चर्चाएं करते हैं किसी विषय वस्तु पर और शिक्षक जो होता है वो उसके निरीक्षणकर्ता की भूमिका में होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पैनल चर्चा के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम किस विषय पर, पैनल चर्चा के बारे में। पैनल चर्चा क्या होती है, पैनल चर्चा, और इसका दूसरा नाम जो है वो है दल या सामूहिक चर्चा। पैनल चर्चा या सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा के विषय में अगर मैं आपको बताना चाहूँ प्यारे दोस्तों तो आपको ये याद रखना है, सामूहिक रूप से बच्चे इस चर्चा में भाग लेते हैं और शिक्षक जो होता है वो एक निर्देशक की भूमिका में होता है। इसे अंग्रेजी में पैनल डिस्कशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन या सामूहिक चर्चा इसका अगला नाम है। इसे आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत भी इसके बारे में दिया जाता है, यानी आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत जो है वो इसी का है। आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत किसके बारे में दिया गया है, वो सिद्धांत दिया गया है पैनल चर्चा या सामूहिक चर्चा के बारे में। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में ही दिया गया है। आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत का मतलब है किस प्रकार अरेंजमेंट किया जाए किसी चीज़ का, किस प्रकार उसकी व्यवस्था की जाए, इसके बारे में कौन सा सिद्धांत है, आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत अपना है। ठीक है, यानी मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि बच्चों को विज्ञान शिक्षण का कार्य किस प्रकार किस व्यवस्था में अच्छे ढंग से कराया जाए ताकि वो समूह में सबसे ज़्यादा सीख सकें, एक दूसरे का सहयोग कर सकें और शिक्षक उनकी निरीक्षक की भूमिका में हो। इस प्रकार का सिद्धांत हमारा जो है वो आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत है। इस पैनल चर्चा या सामूहिक चर्चा के बारे में सबसे पहले 1929 में इसका विस्तृत वर्णन किसने किया था, वो किया था हेरी ने किया था प्यारे दोस्तों, हेरी ए ओवरस्ट्रीट। इसने इसका क्या किया था, विस्तृत वर्णन किया था। हेरी ए स्ट्रीट ने इसका क्या किया था, विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया था प्यारे दोस्तों। हेरी ए स्ट्रीट ने इसका विस्तृत वर्णन 1929 में हम सबके सामने किया। ये क्या है, पैनल चर्चा या सामूहिक चर्चा है जिसे अपन पैनल डिस्कशन के नाम से जानते हैं। आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में है। किसने दिया, 1929 में हेरी ए ओवरस्ट्रीट ने इसी सिद्धांत के तहत पैनल चर्चा या सामूहिक चर्चा का वर्णन किया। छात्रों को किसी भी समस्या को दे दिया जाए, उस समस्या पर बच्चे क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और शिक्षक जो है वो शिक्षक क्या करेगा, उनकी निरीक्षक की भूमिका में रहेगा। निरीक्षक की भूमिका में रहेगा यानी वो उनकी देखभाल करेगा, उनको ध्यान में रखेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं इनकी और व्यवस्थाओं के बारे में कि सबसे पहले अब इस पैनल डिस्कशन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर ये पैनल डिस्कशन किया जाता है, उस पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात होगी पैनल डिस्कशन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य प्यारे दोस्तों है, पहला सूचनाओं व तथ्यों का प्रेषण करना। पहला क्या है, सूचनाओं और तथ्यों का क्या करना, सूचना और तथ्य जो दिए गए हैं उद्देश्य के अंतर्गत उनका प्रेषण करना। तथ्यों का प्रेषण करना। प्रेषण का मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक तथ्यों को और जो फैक्ट आपके पास है, जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं हैं, किसी भी विषय वस्तु की सूचना और तथ्यों को बच्चों तक पहुंचाने का काम इस विधि के माध्यम से करना है। ये इसका एकमात्र उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो प्यारे बच्चों है वो आपके पास है किसी समस्या पर विश्लेषण करना। किसी समस्या पर
समस्या पर विश्लेषण करना, यानी पहले बच्चों तक आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में या कोई फैक्ट है, उन फैक्ट को बच्चों के पास कैसे पहुंचाया जाए। फिर दूसरी बात है किसी समस्या पर विश्लेषण करना, कोई भी चीज़ है उसको विस्तार से अलग अलग करते हुए उसके लाभ क्या हैं, उसकी हानि क्या है, उसके फैक्ट क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें लाभदायक है, उन सब पर बारी बारी से विस्तार से बातें करना, वो विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। तीसरा उद्देश्य इसका है लक्ष्यों का निर्धारण करना। क्या है? लक्ष्यों का निर्धारण करना, ये इसका तीसरा उद्देश्य है। बच्चों को उनके लक्ष्य के प्रति समर्पित करना और लक्ष्य उनका क्या हो सके, डिसाइड हो सके, इस चीज़ का क्या करना, निर्धारण करना, इसका उद्देश्य है। इसके बाद प्यारे साथियों चौथा पॉइंट आपका है वो है मनोरंजन के लिए आयोजन करना। मनोरंजन के लिए आयोजन करना। आपने कई बार देखा होगा कि जब सब साथी लोग या दोस्त लोग आपस में बैठे होते हैं, एक दूसरे विषय पर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो वह भी एक तरीके की पैनल चर्चा है। आपस में वाद विवाद करना, एक किसी विषय वस्तु पर मनोरंजनात्मक तरीके से शिक्षण विधियों को उनके सामने प्रदर्शित करना, विषय वस्तु को मनोरंजनात्मक तरीके से बच्चे को सिखाने के लिए भी इसका क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। तो इस विधि के 4 मुख्य उद्देश्य हैं: सूचनाओं तथ्यों का प्रेषण करना, किसी समस्या पर विश्लेषण करना, लक्ष्यों का निर्धारण करना, ठीक है, किस लक्ष्य को प्राप्त करना या कौन से उद्देश्य तक पहुंचना है, और मनोरंजन के लिए भी इसका क्या किया जा सकता है, आयोजन किया जा सकता है। तो ये मूलभूत इस पैनल चर्चा के प्यारे दोस्तों क्या है, उद्देश्य है। अब इसके बात करेंगे अपन प्रकारों पर। प्रकार 2 है, एक सार्वजनिक और शैक्षिक है। 2 प्रकार हैं इसके प्रकार में एक प्रकार पहला जो है वो है सामूहिक चर्चा। एक दूसरी चर्चा जो है वो है प्यारे साथियों शैक्षिक चर्चा। सामूहिक चर्चा और दूसरा क्या है, शैक्षिक चर्चा। व्यक्तिगत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। शैक्षिक चर्चा, सामूहिक चर्चा में विषय वस्तु कैसी भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, गैर सामाजिक भी हो सकती है। शैक्षिक चर्चा में सिर्फ शैक्षिक विषय वस्तु से जुड़ी हुई सामग्री पर ही क्या किया जाता है, पैनल चर्चा या डिस्कशन किया जाता है। तो आपके सामने 2 प्रकार हैं इस पैनल चर्चा के। एक तो सामूहिक चर्चा जिसको कहते हैं, उसका विषय कुछ भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और गैर सामाजिक भी हो सकता है। इन दोनों बातों को अपने को ध्यान रखना है कि सामाजिक विषय वस्तु है या गैर सामाजिक विषय वस्तु है। इसके साथ साथ हमें शैक्षिक जो परिचर्चा करनी है, उस शैक्षिक में शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई या शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र ही क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत, शैक्षिक चर्चा के अंतर्गत। तो अब बात करते हैं आगे इस पैनल चर्चा के उद्देश्य के बाद में नेक्स्ट बिंदु, हैरी ए ओवरस्ट्रीम आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत, पैनल डिस्कशन, ये सारी बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर कि अगला बिंदु आपका क्या रहेगा। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो इसके सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन से सिद्धांतों पर ये आधारित है आपकी पैनल चर्चा। सबसे पहला सिद्धांत है प्यारे दोस्तों प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक मूल्यों का क्या है, सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का मतलब है किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, उसके मूल्य समाज और परिवार को स्वीकार्य होना चाहिए। इस प्रकार के गुणों को लेकर ये क्या बढ़ती है, सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ये पैनल चर्चा आगे बढ़ाई जाती है। उसके बाद दूसरा जो इसका मूलभूत सिद्धांत है वो है स्पष्टीकरण का सिद्धांत। स्पष्टीकरण का क्या है, सिद्धांत है। स्पष्टीकरण के सिद्धांत का मतलब यह है प्यारे दोस्तों कि जो भी चीज़ या जो भी विषय वस्तु बच्चे के सामने प्रस्तुत की जाती है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि विषय वस्तु पढ़ा दी गई है, विषय वस्तु के पढ़ाने के बाद भी बच्चे के सामने ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि विषय वस्तु थी क्या, विषय वस्तु में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया, क्यों शामिल किया गया और क्यों पढ़ाया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। इसके बाद तीसरा बिंदु प्यारे दोस्तों, तीसरा है मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
वैज्ञानिक होना चाहिए। और इस विधि का ये सिद्धांत है कि ये मनोविज्ञान के सिद्धांत पर ही क्या है, आधारित है। ये सबसे अच्छा गुण भी है। 4 नंबर आपके पास है सामाजिक होना चाहिए। इसका जो सिद्धांत है वो सामाजिक है, यानी सामाजिक सिद्धांत पर और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर क्या करती है ये विधि, काम करती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और एक कौन सा है, सामाजिक सिद्धांत, समाज के स्वीकार्य तत्वों पर आधारित होती है। इसके बाद 5वां जो सिद्धांत है वो है रुचि का सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि बच्चे उसमें रुचि नहीं ले, रुचि का सिद्धांत है उस पर आधारित है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसके माध्यम से सीखते हैं। अपने सहपाठियों के साथ किसी भी विषय वस्तु पर जो विचार विमर्श करते हैं वो बच्चे लंबे समय तक क्या रख पाते हैं, याद रख पाते हैं। इसके बाद 6ठा सिद्धांत आपके पास है प्यारे दोस्तों, वो है अभिव्यक्ति का सिद्धांत। क्या है, अभिव्यक्ति का सिद्धांत। इसमें बच्चों को क्या मिलता है, एक दूसरे के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। तो वो किसका सिद्धांत होगा, अभिव्यक्ति का सिद्धांत होगा। इसके बाद है आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है, 7 नंबर आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत। आधुनिक, ये तो मैंने बता दिया पहले, आधुनिक व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है। व्यवस्था के सिद्धांत पर, मॉडर्न जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल पर आधारित है। आधुनिक व्यवस्था कैसी है, कैसे उसमें समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए, कौन सी चीज़ें समय के अनुसार आवश्यक है, उन सब पर आधारित है। 8 नंबर है मौलिकता का सिद्धांत है। किसका, मौलिकता का सिद्धांत। मौलिकता का सिद्धांत, मौलिक जो विषय वस्तु है उन सिद्धांतों को छोड़कर आप इस विधि को आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसा मौलिक विधियों के सिद्धांत पर यह विधि क्या है प्यारे दोस्तों, आधारित है। इसके साथ साथ नैतिकता का सिद्धांत भी इसमें पालन होता है। कौन सा सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत भी इस पर क्या होता है, लागू होता है। नैतिकता के सिद्धांत पर भी ये विधि क्या है, आधारित है। तो दोबारा सुन लीजिए कौन कौन से सिद्धांतों पर आधारित है। प्रजातांत्रिक मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे पर थोपा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस विधि में यह विधि प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उन मूल्यों के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। बच्चे खुद अपनी रुचि से विषय वस्तु का चुनाव भी कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख भी सकते हैं। फिर स्पष्टीकरण का सिद्धांत है, बच्चे के सामने सारी विषय वस्तु स्पष्ट होती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। सामाजिक जो सिद्धांत है उनका पालन करती है, यानी ऐसा नहीं है कि अभद्र तरीके से इसमें विचार विमर्श किया जाता है। फिर रुचि लेते हैं बच्चे इसमें, तो रुचि का सिद्धांत है। अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है, जो भी अपनी बातचीत है वो बच्चे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। फिर आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत। आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है नई नई जो व्यवस्थाएं इस दुनिया के सामने निकल कर आती है उनका ये पालन करती है। उसके बाद है मौलिकता का सिद्धांत। मौलिकता के सिद्धांत पर आधारित है, जो विषय वस्तु प्राचीन है उसके बेस पर ही नई विधि की नींव रखी जा सकती है। फिर है नैतिकता का सिद्धांत। नैतिक मूल्य और जो आदर्श हैं उन आदर्शों का पालन करते हुए ही इस विधि को आगे बढ़ाया जाता है, नई विषय वस्तु को उनके सामने रखा जाता है। तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट तौर से बता दिए, ये इस विधि के क्या हैं, सिद्धांत हैं। अब बात करेंगे इस पैनल चर्चा के गुण और दोषों के बारे में कि इस विधि के गुण क्या हैं और इस विधि के दोष क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके गुण के बारे में। इसके लाभ क्या हैं या इसके गुण क्या हैं। पहला लाभ प्यारे दोस्तों है ये ज्ञानात्मक विधि है। क्या है, एक तो ज्ञानात्मक और एक आपका भावात्मक। ये 2 सिद्धांतों पर आधारित है। भावात्मक और ज्ञानात्मक जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सहायक है। ज्ञानात्मक भावात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में क्या है, ये सहायक हैं, ये सहायक है। तो आपको याद रखना है व्यक्ति का ज्ञान कैसे बढ़े और उसकी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे बनाया रखे जा सके, वो भावनाएं अपनी प्रकट करता है। तो उन दोनों सिद्धांतों पर ज्ञानात्मक भी और भावात्मक भी 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उन तीनों उद्देश्य में से जो 2 उद्देश्य ज्ञानात्मक और भावात्मक हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में ये विधि क्या है, आपकी सहायक है। दूसरा पॉइंट जरा देखिएगा, दूसरा बिंदु आपके पास यहाँ है, तर्क शक्ति का विकास इससे होता है। तर्क शक्ति का विकास
करने में सहायक है। इस विधि से तर्क शक्ति यानी बच्चे रीजनिंग पावर उनका जो है वो तर्क करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़े। कौन सा व्यक्ति क्या बात कह रहा है, उसका सही जवाब क्या होगा, उसका सही उत्तर क्या होगा, उन सभी बिंदुओं पर यह विधि आधारित है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा है जिज्ञासा का विकास होता है। इससे व्यक्ति में नई नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा प्रकट होती है, तो जिज्ञासा का भी इसमें क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद होता है 4 नंबर आपके पास है आलोचनात्मक गुण का विकास होता है। बच्चे गलत बात को गलत कहेंगे, आलोचनात्मक ठीक है, जो दृष्टिकोण है उसका विकास होता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है इस विधि के माध्यम से। इसके बाद में है 5 नंबर है समस्या समाधान की क्षमता प्रकट होती है। समस्या समाधान की क्षमता प्रकट करते हैं। ये इतने गुण इस विधि के हैं, और भी बहुत सारे गुण हो सकते हैं। पहला है ज्ञानात्मक और भावात्मक जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में ये क्या है, सहायक है। उसके बाद तर्क शक्ति का विकास करने में सहायक है। उसके बाद जिज्ञासा का विकास करने में सहायक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक है। और लास्ट है समस्या समाधान की क्षमता प्रकट करने में भी ये विधि क्या है, आपकी सहायक है। तो देखो ज्ञान और भाव पर आधारित जितने भी मनोविचार हैं उसका ज्ञानात्मक पक्ष है, जो भी उसकी क्षमताएं हैं उनको प्रकट करने का अवसर मिलता है। तर्क शक्ति पर आधारित कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और नए नए समस्याओं के नए नए समाधान किस प्रकार खोजे जाएं, इसकी जिज्ञासा भी उसके मन में प्रकट होती है। आलोचना करने का मतलब है जो बात गलत है उसको गलत कहना, सही है उसको सही करना, गलत की आलोचना करना, और समस्या का जल्द ही समाधान किस ढंग से किया जाए, ये सब के सब इस विधि के क्या हैं, गुण हैं। अब बात करते हैं इस विधि के दोष क्या क्या हैं। तो दोषों पर अगर अपन चर्चा करें तो देखिएगा इस विधि के मुख्यतः दोष आपके सामने हैं। वो दोष जिनको लेकर ये विधि अपने आप में थोड़ी अपूर्ण विधि है। पहला है वाद विवाद जो है वो बहुत कम निष्कर्ष निकालने में सक्षम होता है। पहली बात तो क्या है, वाद विवाद से निष्कर्ष निकलने की संभावना बहुत कम होती है। संभावना क्या होती है, कम होती है। तो पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि जब इस पैनल चर्चा में या पैनल डिस्कशन में जब वाद विवाद बच्चे आपस में करते हैं तो उससे किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं होता है जल्दी से, और वाद विवाद में पता भी नहीं चलता कि इसका अंतिम कंक्लूजन आखिर में है क्या। दूसरा पॉइंट जो इसका है वो है सदस्यों द्वारा विषयांतर चर्चा। सदस्यों के द्वारा विषयांतर चर्चा करना, यानी विषयांतर चर्चा का मतलब है बात किसी अलग मुद्दे पर चल रही थी और बातचीत करते करते हुए इस पैनल के जो सदस्य हैं किसी अन्य मुद्दे पर चले जाते हैं, जिसके बाद जो मूल बात थी वो पीछे छूट जाती है। इसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट अपने पास है सभी सदस्य समान रुचि नहीं लेते। सभी सदस्य इसमें समान रुचि नहीं लेते हैं, अगर सभी सदस्य समान रुचि लेते हों तो ये पैनल डिस्कशन बहुत शानदार बन सकता है। लेकिन कुछ सदस्य जो होते हैं वो बोलने से हिचकिचाते हैं, उनको संकोच होता है, कुछ अपनी बात अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, इस वजह से सभी लोग समान रूप से इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। चौथा पॉइंट आप लोगों के पास इसका है वो है सभी को समान अवसर भी नहीं मिलता। सभी सदस्यों को समान अवसर नहीं मिल पाता है। और जो मंदबुद्धि के बच्चे हैं वो इसमें बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं बोलने में, ठीक है। मंदबुद्धि और संकोची स्वभाव जो होता है ना, संकोची स्वभाव, इस स्वभाव के जो व्यक्ति हैं वो इसमें बिल्कुल भी क्या नहीं लेते हैं, रुचि नहीं लेते हैं, वो इसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये आपके सामने पूरी जो मैंने बातचीत की है अभी, ये पूरी की पूरी बातचीत अपनी रही है पैनल चर्चा
या सामूहिक जो चर्चा है उस विषय वस्तु पर रही है। तो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पैनल चर्चा, सामूहिक चर्चा जो है वो परीक्षा के लिहाज से अच्छी विधि है। विज्ञान और गणित का अध्ययन कराने के लिए, किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन कराने के लिए पैनल चर्चा या सामूहिक चर्चा बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इस पर हमने बात की। अगली क्लास में कुछ नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।